भरतपुर का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? लोहागढ़ का वो विशाल किला, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसी मिट्टी के नीचे एक ऐसे गणराज्य की कहानी दफन है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को टक्कर देती थी? चलिए आज उस भूली हुई दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। इस पूरी कहानी की चाबी एक छोटे से मामूली से तांबे के सिक्के पर खुदे सिर्फ 3 शब्दों में छिपी है: अर्जुनायनम जय। ये महज एक सिक्का नहीं है, ये एक ऐसे भूले बिसरे गणराज्य का सबूत है जिसने अपने दौर के सबसे बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटा सा सिक्का हमें एक पूरे गणराज्य, उसकी ताकत और उसके 400 साल लंबे सफर के बारे में क्या क्या बता सकता है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये लोग थे कौन जिन्होंने अपनी जीत का ऐलान इन सिक्कों पर किया था। उनके नाम में ही उनकी पूरी पहचान छिपी है। अर्जुनायन ये संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, अर्जुन और अयन, यानी अर्जुन के वंशज। सोचिए कितना बड़ा दावा था ये। वो खुद को सीधे महाभारत के महानायक अर्जुन से जोड़ रहे थे। आप जरा नक्शे पर इनकी जगह देखिए। आज का भरतपुर, अलवर और मथुरा के बीच का इलाका, ये कोई आम जमीन नहीं थी। ये उस जमाने का, समझ लीजिए, एक सुपर हाईवे जंक्शन था। उस दौर के सबसे जरूरी व्यापारिक रास्ते यहीं से होकर गुजरते थे। और उनका राज करने का तरीका, वो तो और भी कमाल का था। वो एक गणराज्य थे, मतलब कोई एक राजा नहीं बल्कि एक चुनी हुई सभा, सब मिलकर फैसले लेते थे। उस जमाने में ये कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी। हाँ, वो इस इलाके में अकेले नहीं थे। उनके पड़ोसी थे योधे। वो भी एक गणराज्य थे, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। योधे जाने जाते थे अपनी मिलिट्री पावर, अपनी बहादुरी के लिए, जबकि अर्जुनायन थे स्मार्ट ट्रेडर्स, कमाल के डिप्लोमैट्स। पर एक बात दोनों में एक जैसी थी, दोनों ने अपने सिक्के चलाए, जो उनकी आज़ादी का सबसे बड़ा सबूत था। तो आखिर इनकी असली ताकत का राज क्या था? पैसा कहाँ से आता था? जवाब है ट्रेड रूट्स। सोचिए, जो मशहूर सिल्क रोड था ना, उसकी एक बहुत जरूरी ब्रांच इनके इलाके से होके गुजरती थी, और ये ब्रांच जुड़ती थी मथुरा से, जो उस वक्त का इंटरनेशनल ट्रेड हब था। तो एक तरह से अर्जुनायनों के पास उस हब तक जाने वाले रास्ते की चाबी थी। और क्या क्या गुजरता था वहां से, जरा अंदाजा लगाइए। रोम से कांच आ रहा है, चीन से रेशम, अफगानिस्तान से बेशकीमती पत्थर आ रहे हैं, और राजस्थान से तांबा जा रहा है। मतलब उनका छोटा सा गणराज्य एक ग्लोबल मार्केट जैसा बन गया था। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ लेन देन का नहीं था। मथुरा सिर्फ व्यापार का ही नहीं, कला का भी बहुत बड़ा केंद्र था। और इसकी छाप अर्जुनायनों के सिक्कों पर साफ दिखती है। सिक्कों पर जो ट्री इन रेलिंग का डिजाइन है ना, वो सीधा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से आया है। मतलब व्यापार के साथ साथ आइडियाज भी शेयर हो रहे थे। लेकिन जब आपके पास इतनी दौलत और शोहरत हो, तो दुश्मन भी तो बनते हैं, है ना? अब देखते हैं कि कैसे इस छोटे से गणराज्य ने अपने से कई गुना बड़े साम्राज्यों का सामना किया और अपनी आज़ादी को बचाए रखा। उनकी कहानी कोई 10-20 साल की नहीं है, बल्कि करीब 400 साल लंबी है। इस दौरान उन्होंने किस किस का सामना नहीं किया। इंडो ग्रीक आए, शक आए, फिर आए उस वक्त के सुपर पावर कुषाण, और आखिर में विशाल गुप्त साम्राज्य। तो सवाल उठता है कि उन्होंने ये किया कैसे, बिना किसी बहुत बड़ी आर्मी के? उनकी स्ट्रैटेजी आप देखिए 3 हिस्सों में थी। पहला, सीधी लड़ाई से बचो, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करो। दूसरा, अपने सिक्के खुद बनाओ ताकि आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहना पड़े। और तीसरा, उन्होंने बाहरी डिजाइन तो अपनाए, लेकिन अपनी ब्राह्मी लिपि कभी नहीं छोड़ी। और यहीं इन गण राज्यों की असली ताकत छिपी थी। इनकी सबसे बड़ी मजबूती क्या थी? वो ये कि इनको हराने के लिए कोई एक राजा था ही नहीं। आप किसे हराएंगे, किसे गद्दी से हटाएंगे? ताकत किसी एक इंसान में नहीं, बल्कि पूरे समाज में बटी थी। यही इनकी असली शक्ति थी। अब आती है उनकी सबसे बड़ी परीक्षा, जब उनका सामना हुआ भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक समुद्रगुप्त से। हम इनके बारे में इतने यकीन से कैसे जानते हैं? क्योंकि इनका जिक्र खुद सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने मशहूर इलाहाबाद स्तंभ लेख में करवाया है। ये कितनी बड़ी बात है कि एक सम्राट अपनी जीत की कहानी में इनका नाम लिखवा रहा है। और उस लेख में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत कुछ बताते हैं। समुद्रगुप्त ने उन्हें सीमांत गणराज्य कहा, और ये भी लिखा कि उन्हें सीधे जीता नहीं गया, बल्कि उन्हें एक तरह से सम्मानजनक समझौता ऑफर किया गया। ये दिखाता है कि खुद समुद्रगुप्त जैसा महान सम्राट भी उनकी ताकत को मानता था। तो आखिर में इनका हुआ क्या, और आज हमारे लिए इनकी विरासत क्या है? बस एक नंबर याद रखिए, 400।
पूरे 400 साल, इतने वक्त तक अर्जुनायन गणराज्य टिका रहा। उन्होंने अपने सामने कई बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा। तो क्या वो हार गए? नहीं, उनका अंत किसी लड़ाई में नहीं हुआ, बल्कि 350 ईस्वी के आसपास वो शांति से विशाल गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गए, उसमें विलीन हो गए। उनकी जो व्यापार की समझ थी, उन्होंने गुप्तों के उस सुनहरे दौर को और बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया। और यहीं कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी, भरतपुर। जिस जमीन पर कभी अर्जुनायनों का गणराज्य था, सदियों बाद उसी जमीन पर बना अजेय लोहागढ़ का किला। लोग बदले, वक्त बदला, लेकिन उस मिट्टी की जो हिम्मत थी, जो आज़ादी की भावना थी, वो शायद हमेशा जिंदा रही। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हम रोज जिन जगहों से गुजरते हैं, हमारे पैरों के ठीक नीचे इतिहास की न जाने कितनी ऐसी जबरदस्त कहानियां दफन हैं जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रही हैं।